नमस्कार, मैं शशिकला, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी कोरोना महामारी के दौर में कॉलेजों में रेगुलर क्लासेस नहीं लग पा रही है और क्लासेस नहीं लग पाने के कारण आपके लिए विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब के माध्यम से ई कंटेंट और ई लेक्चर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मैंने पहले अपने वीडियो लेक्चर में आपको इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर ABST के पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें मैंने बताया था कि इनकम टैक्स होता क्या है, किसके ऊपर लगता है और किसके पास अथॉरिटी है उसको लगाने की, और ये इनकम टैक्स जो है वो किस एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। इसी क्रम में आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इनकम टैक्स एक वो टैक्स होता है जो किसी भी पर्सन की प्रीवियस ईयर गत वर्ष में जो भी इनकम कमाई गई है उसके ऊपर लगाया जाता है। इतना सा जानना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है, पर्सन क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। अगर ये पता होगा तभी हम आगे इसमें समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करती हूँ मैं पर्सन की जो डेफिनेशन दी गई है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 2 का सबसेक्शन है 31 में दी गई है। उसके अकॉर्डिंग पर्सन होता है, पर्सन में 7 कैटेगरी को सम्मिलित किया गया है। फर्स्ट आता है इंडिविजुअल होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि। एक व्यष्टि से तात्पर्य होता है एक प्राकृतिक प्राणी, जो नेचुरल ह्यूमन होते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, ऐसे नेचुरल ह्यूमन को इंडिविजुअल बोला जाता है। सेकंड आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, हिंदू अविभाजित परिवार। जैसे एक इनकम टैक्स लॉ है, इसी की तरह एक हिंदू लॉ भी अपने चलता है। हिंदू लॉ में बताया गया है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार क्या होता है। हिंदू अविभाजित परिवार में जो भी उनके पूर्वजों द्वारा जो भी व्यवसाय या संपत्तियों से जो भी इनकम कमाई गई है वो सब HUF में आती है। HUF में जो भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो मेल मेंबर्स हो, उनकी वाइफ्स हों या उनकी बेटियां हो, बेटे हो, वो सारे इंक्लूड कर लिए जाएँ। वो सब मिलकर एक HUF फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जो कि आपको पता होगा कंपनी की खुद का नाम, एक सील होती है, उसी के थ्रू वो अस्तित्व में आता है। एक कंपनी भी यहाँ पे पर्सन के थ्रू पर्सन की जैसे ही काम करती है। फिर नेक्स्ट आता है फर्म होता है, यहाँ फर्म से तात्पर्य पार्टनरशिप फर्म से हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक फर्म बनाते हैं और उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, इसकी डीड वगैरह बनती है। वो सब चीज़ें आप आगे और भी जान लोगे इनके बारे में। फिर नेक्स्ट आता है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एक होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, व्यक्तियों का समुदाय या फिर व्यष्टियों का समूह है, ये दोनों कहे जाते हैं। व्यक्तियों का समुदाय में होता है कई व्यक्ति, जिसमें आप इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, HUF भी हो सकते हैं, फर्म या कंपनी, ये सभी मिलकर एक स्पेशल पर्पज़ के लिए एकत्रित होते हैं, और स्पेशल पर्पज़ जब उनका पूरा हो जाता है तो वो वापस वापस अलग हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में केवल इंडिविजुअल्स, प्राकृतिक व्यक्ति, उन्हीं का समूह बनता है। फिर नेक्स्ट आता है लोकल अथॉरिटी, जिनको बोलते हैं स्थानीय सरकार या सत्ता। इसके अंतर्गत नगर निगम आती हैं, अपने नगर परिषद आती हैं, नगर पालिका आती हैं, पंचायत समिति वगैरह आते हैं। और नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन, जिसको बोला जाता है न्यायिक व्यक्ति। ये भी जैसे अपने होते हैं तो आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन होते हैं जो प्राकृतिक व्यक्तियों के अतिरिक्त जो होते हैं, उनको बोला जाता है आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन असेसमेंट ईयर को बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष होता क्या है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 12 months का होता है, जो 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो द ईयर इन विच टैक्स इज असेस्ड एंड पेड इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो कर निर्धारण वर्ष वो वर्ष हो गया जिस वर्ष के अंतर्गत कर का निर्धारण किया जाता है और कर का पेमेंट किया जाता है, वो हो गया कर निर्धारण वर्ष। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च का कर निर्धारण वर्ष होता है, अगर प्रीवियस ईयर होता है गत वर्ष अगर 2019-20 है तो इसका कर निर्धारण वर्ष होगा 2020-21।
अब आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर होता है गत वर्ष। गत वर्ष की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 3 में। तो प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जो कर निर्धारण वर्ष से जस्ट जो पहले ईयर गया है, जिसके अंतर्गत अपन ने इनकम अर्न की है, वो कहलाता है गत वर्ष। तो गत वर्ष में जो इनकम कमाई गई है उसी का कर निर्धारण और पेमेंट होता है कर निर्धारण वर्ष में। फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट जो प्रीवियस ईयर अपना ख़त्म हुआ है वो 2019-20 है, उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा लगेगा? 2020-21। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंक्रीज बिजनेस और प्रोफेशन इज़ न्यूली सेटअप, या तो आपने जो अपना बिजनेस चल रहा था ऑलरेडी उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, एक्सटेंशन किया है उसका, या फिर नया प्रोफेशन नया सेटअप किया है। उस केस में क्या होगा, जिस दिन आपका बिजनेस अस्तित्व में आया है, जब से आपने बढ़ाया है उसको, उस डेट से लेके 31 मार्च तक ये आपका फर्स्ट प्रीवियस ईयर माना जाएगा। या फिर आपका क्या हुआ है, जैसे बिज़नेस पहले से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, उसी में आप एक्सटेंशन करते हुए आप न्यू प्रोडक्ट बनाने लग गए या नई इनकम अर्न करने लग गए, तो जिस डेट से प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया है, इनकम अर्न करनी स्टार्ट करी है, उसी डेट से और 31 मार्च तक फर्स्ट अपना प्रीवियस ईयर माना जाएगा। अब हर केस में कई बार क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कि मैंने बोला गत वर्ष होता है कि जिसमें अपने इनकम अर्न करी है, और असेसमेंट ईयर होता है जिसमें कर का निर्धारण किया जाएगा, कर का पेमेंट किया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस हैं जो एक्सेप्शन हैं, जो प्रीवियस ईयर में ही आपको कर का निर्धारण भी करना पड़ेगा, कर का पेमेंट ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 सिचुएशन दी हैं। इन सिचुएशन में क्या होता है कि जिस ईयर आपने इनकम कमाई है उसी ईयर में आपको कर का निर्धारण भी करना पड़ेगा और कर का पेमेंट भी करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट आता है शिपिंग बिजनेस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिप ओनर, अनिवासियों की समुद्री जहाज़ द्वारा व्यापार से आय। कई बार क्या होता है, जैसे नॉन रेजिडेंट का शिप यहाँ आया है, उस शिप के थ्रू कोई भी माल जा रहा है, कोई भी उन्होंने यात्री भेजे हैं, कोई भी पशु भेजे हैं, वो ले जाने के लिए कोई शिप काम में आ रहा है। अगर शिप को यहाँ से माल लोड करके उधर भेज दिया गया, उससे यहाँ इनकम हो रही है उसको इंडिया में, तो अगर शिप जाने के बाद असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जा सकता। इस केस में क्या होता है, जिस ईयर उसको इनकम प्राप्त हो रही है उसी ईयर में जो इनकम का 7.5% उसकी टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है और उससे हमें पता लगता है कि उसका कोई भारत वापस आने का इरादा भी नहीं है, उस केस में क्या होगा, जिस ईयर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है उसी ईयर उसने जो भी इनकम कमा रखी है उसी ईयर में उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ पर्सन हु आर लाइकली टू ट्रांसफ़र देयर असेट टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई व्यक्ति कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण करता है तो उस केस में भी क्या होगा, जिस ईयर वो हस्तांतरित कर रहा है उसी ईयर में उसको आयकर पे करना पड़ जाएगा। जैसे ही कर निर्धारण अधिकारी पता चलेगा वो हाथों हाथ उस पर इनकम टैक्स लगा देगा और उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, व्यापार बंद होने की स्थिति में। कई बार क्या होता है, किसी को व्यापार बंद करना पड़ रहा है तो इसकी सूचना उनको आयकर अधिकारी को देनी पड़ती है, और उसके बाद में जिस ईयर में व्यापार बंद हो रहा है उसी ईयर में उनके उसके कर का असेसमेंट कर लिया जाता है और उसको टैक्स पे करना पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इनकम क्या होती है। अब आयकर आपको पता है, आयकर चूँकि आय पर लगता है, इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, तो ये ज़रूरी है हमें जानना कि इनकम होती क्या है, किसको इनकम माना जाएगा। इसके लिए आयकर अधिनियम 1961 में कोई स्पष्ट और पूर्ण परिभाषा नहीं दी गई है। सिंपली कुछ मदों का उल्लेख किया गया है, कुछ आइटम्स बताए गए हैं जिनको इनकम में इंक्लूड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट है प्रॉफिट एंड गेंस, जैसे जिसको लाभ बोलते हैं, डिविडेंड हो गया, लाभांश हो गया, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट, द वैल्यू ऑफ ए परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी। इनको हिंदी में बोलते हैं अनुलाभ या वेतन के स्थान पर लाभ का मूल्य। द वैल्यू ऑफ ए परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी और एनी स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट अदर देन परक्विजिट्स इंक्लूडिंग अंडर 4। इसके बारे में हम सैलरी हेड में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें पता लग जाएगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, कर्मचारी को कुछ स्पेशल अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, वो सब इसमें आएंगे। और एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू द एसएससी आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस एट द प्लेस वेयर द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। कई बार एम्प्लॉय को जहाँ उसकी ड्यूटी है वहाँ पे उसके जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, खाने रहने पीने के सब, वो सारे उनको रियम्बर्स करे
जाते हैं, उसके लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रिक्विजिट्स ऑब्टेन फ्रॉम ए कंपनी, जो भी कंपनी से उसको दूसरे सैलरी के अलावा भी कुछ प्राप्त हो रहा है, कोई भी लाभ, कोई भी बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, तो वो सारे भी इसमें आ जाएंगे। एनी कंपनसेशन आ गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस, अगर कोई अपना लाइसेंस सेल करता है, पेटेंट सेल करता है, तो इससे जो भी इनकम होती है वो भी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है केस असिस्टेंस रिसीव्ड, अगर किसी को केस असिस्टेंस कोई हेल्प मिलती है तो वो भी इसमें टैक्सेबल। और नेक्स्ट है एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन, किसी को अगर इंटरेस्ट मिलता है, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन मिलता है, वो भी इनकम मानी जाएगी। प्रॉफिट और गेन ऑफ म्यूचुअल और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन हेड में ये सब पढ़ लेंगे। एनी सम रिसीव्ड अंडर ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब काफ़ी इन्होंने आइटम्स दे रखे हैं इनकम टैक्स एक्ट में जिनको इनकम में इंक्लूड किया गया है। अब इनकम की बात कर ली, इसके नेक्स्ट आता है जब भी इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ हेड्स दिए गए हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की इनकम होती है। एसएससी को बोला जाता है करदाता, ठीक है, टैक्स पेयर, जो इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है, पर्सन जिसको बोला गया है। तो एसएससी की अलग अलग टाइप की इनकम होती है। अब इस इनकम को इनकम टैक्स एक्ट ने क्या है, 5 हेड्स दे दिए, जिसमें उस इनकम को उन 5 हेड्स में डाला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स लगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 14 में हमें 5 हेड्स बताए गए हैं, जिसके अंडर में जो भी इनकम्स है उनको बाइफरकेट करके टैक्सेबल किया जाएगा। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो वेतन से आय होती है वो इसके अंदर आएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड आता है इनकम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय और पैसे के लाभ, फिर कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। ये 5 हेड्स बताए गए हैं जिसके अंडर इनकम को बाइफरकेट करके उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब आगे इनकम की बात कर ली, हेड्स ऑफ इनकम की बात कर ली। अब आपके आगे एग्रीकल्चर इनकम करके एक आइटम दे रखा है, एग्रीकल्चर इनकम करके पॉइंट दे रखा है। उसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम में इसको डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन है 2, सबसेक्शन आता है 1A। तो एग्रीकल्चर इनकम में वैसे तो जो भी एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हो रहा है उसको उससे जो भी इनकम अराइज हो रही है उसको एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है। तो इसके लिए क्या हुआ है कि कुछ बातें रखी गई हैं कि जैसे कि जो भी आय हो रही है वो कृषि भूमि से ही होनी चाहिए, मतलब कि एग्रीकल्चर पर्पस से जो यूज हो रही है लैंड उसी से होनी चाहिए, और भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, जो भी लैंड है भारत में सिचुएटेड होनी चाहिए, और भूमि को कृषि भूमि ही माना जाता है। ये सब इसकी कुछ शर्तें हैं, तभी वो एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। फिर आता है कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। सिंपल ये तो है नहीं कि आपने एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर फसल उगाई और फसल को बेच दिया, केवल वही इनकम नहीं होती है, अदर इनकम भी इसमें इंक्लूड करी जाती है। जैसे कि होता है, पहला दे रखा है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया और इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो उन्होंने बोला है कोई भी लैंड है जो इंडिया में सिचुएटेड है और उसकी जो भी रेंट या रेवेन्यू मिल रहा है उस एग्रीकल्चर लैंड से, वो इसमें एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। सेकंड आता है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर और बाय द प्रोसेस एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट और बाय सेल ऑफ सच प्रोड्यूस बाय ए कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। तो उन्होंने बताया कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको मार्केट में बेचने लायक बनाने तक जो भी हो रहा है, आपको इनकम हो रही है, उसको मार्केट में जाके आप बेच रहे हो, उससे जो भी इनकम हो रही है तो उसको आप एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा। इसे बोलेंगे भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली आय भी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। कोई एग्रीकल्चर लैंड में कोई बिल्डिंग है आपकी, तो उससे भी कोई इनकम आ रही है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड की जाएगी, बशर्ते कि वो ये कंडीशन फुलफिल करें। फर्स्ट कंडीशन है द बिल्डिंग इज इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। जो भी है मकान कृषि भूमि पर बना हुआ हो या उसके बिल्कुल निकट स्थित होना चाहिए। इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीव्ड ऑफ रेंट और रेवेन्यू। और दूसरी कंडीशन है मकान जो भी बना हुआ है वो कृषक या भूमि का लगान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के स्वामित्व में हो। थर्ड कंडीशन आता है इट इज़ यूज्ड एज ए ड्विलिंग हाउस और स्टोर हाउस और आउट हाउस। जो मकान है वो स्टोर के रूप में, भंडार गृह के रूप में, बाहरी भवन के रूप में काम आ रहा हो।
और लास्ट है द लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और लोकल रेंट, मकान जिस भूमि पर स्थित है उस भूमि पर लगान या स्थानीय कर लगता हो। ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो उस बिल्डिंग से जो भी आपको इनकम अराइज हो रही है वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। लास्ट आता है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग सीडिंग ग्रोन इन ए नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपने उसमें फसल बोने के बजाय नर्सरी आपने लगा रखी है, छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, उससे कोई भी इनकम हो रही है वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इसमें आता है नेक्स्ट आता है कुछ इनकम्स जो होती हैं आइटम्स होते हैं वो आपको देखने में लगेंगे कि जो इनकम हो रही है एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन इसके लिए क्या है कुछ रूल बनाए गए इनकम टैक्स में, उनमें कुछ बिजनेस की इनकम मानी गई है और कुछ एग्रीकल्चर इनकम मानी गई है। अब एग्रीकल्चर इनकम को क्या हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट ने एग्जम्प्ट किया है, उसमें सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 इसके अंतर्गत कृषि आय जो होती है उसको पूर्णतया कर मुक्त घोषित किया गया है। इसलिए ज़रूरी है बाइफर्केट करना कि कृषि आय कौन सी है और बिजनेस की आय कौन सी है। तो बाइफर्केशन के बाद पता लग जाएगा जो कृषि आय है वो तो एग्जम्प्ट इनकम हो जाएगी, मतलब कर मुक्त आय हो जाएगी, और जो बिजनेस इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। इसमें 4-5 मदें दे रखी हैं। फर्स्ट आती है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। आपने देखे होंगे चाय के बागान होते हैं, उसमें चाय के पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर उनको चाय में सुखाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, पूरी प्रोसेसिंग के बाद में उनको मार्केट में चाय के रूप में लाया जाता है। तो इस केस में क्या है, इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम भी करी है क्योंकि पूरी क्रॉप उन्होंने चाय के बागान लगाए हैं, सारी चीज़ें करी हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने उसका बिल्कुल स्वरूप चेंज करके वो मार्केट में लेके आए हैं, तो मार्केट में ला रहे हैं, स्वरूप बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो एक तरह से बिजनेस भी उनका है। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो भी इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोला है कि अगर इससे ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया चाय के उत्पादन से कोई आय हो रही है, जिसमें चाय का उगाना, चाय को विक्रय योग्य बनाना, इससे कोई भी इनकम आ रही है, उसका 60% जो होगा उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, मतलब कि वो कर मुक्त होगा, और जो 40% होगा उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, उसके ऊपर उसको कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग एंड क्यूर्ड कॉफ़ी इन इंडिया बाय द सेलर। तो आता है कॉफ़ी उत्पादन से आय। इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट ने बताया है कि भारत में कॉफ़ी के पौधों से कॉफ़ी से प्राप्त कॉफ़ी का शुद्धिकरण करके बेचने से होने वाली कुल आय जो होती है उसका 75% एग्रीकल्चर इनकम माना गया है और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना गया है। क्योंकि कॉफ़ी के बागानों में भी कॉफ़ी वही सेम जैसे चाय का जैसे बागान होते हैं, कॉफ़ी के बागान होते हैं, वही पूरा प्रोसेस से गुजर के उनको जाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रॉन क्यूर्ड रोस्टेड एंड ग्राइंडेड। यदि जो कॉफ़ी के पौधे हैं उन पे व्यय की लागत के साथ साथ पौधों से प्राप्त कॉफ़ी को भूनकर या अन्य कोई खुशबू वाला पदार्थ मिलाकर या भूनकर कोई सेल की जाती है तो उसका और ज़्यादा प्रोसेस चला गया, तो इस केस में क्या होता है 60% इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और 40% इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूग्ड लेटेक्स और सेंटेक्स मैन्युफैक्चर फ्रॉम रबड़। तो रबड़ के उत्पादन से जो आय होती है, भारत में रबड़ के पौधों से सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स और सेनेक्स और लेटेक्स आधारित क्रैकेक्स, ब्राउन क्रैकेक्स आदि उत्पादक बनाकर बेचे जाते हैं। तो उस केस में भी क्या होता है, जो रबड़ के उत्पादन से जो आय होती है उसका 65% भाग कृषि आय माना जाता है और 35% भाग व्यापारिक आय नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। फिर एक लास्ट पॉइंट आता है, इसमें है अन्य व्यवसाय से अंशतः कृषि आय, अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय द मैन्युफैक्चरर एंड यूज्ड फॉर ऑन प्रोडक्ट। कई बार क्या करते हैं, कोई व्यापार अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो अपने खुद के ही फार्म्स पे अपना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है और जो भी फसल उसकी हो रही है, क्रॉप हो रही है, उसको वो रॉ मटेरियल के रूप में अपने बिजनेस में काम में लेता है। इस केस में क्या हो रखा है, तो इस केस में इन्होंने बताया है कि ऐसी उपज के बाजार मूल्य में से कुल लागत को घटा दिया जाता है तथा शेष आय को कृषि आय मान लिया जाता है। तो इन्होंने बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड इन प्रोडक्शन। जो मार्केट वैल्यू है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने यूज़ किया है रॉ मटेरियल के रूप में, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, और जो मार्केट वैल्यू के बाद में जो बचता है, शेष जो बचेगा, वो रिमेनिंग बिजनेस इनकम विल बी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये हमने सब पढ़ लिया है। फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है। हमने देखा है कि इनकम क्या होती है, पर्सन क्या होता है, टैक्स कैसे लगता है, एक तरह से एक मोटा मोटा प्रोसीजर आपने देख लिया है। ठीक है, थैंक यू।